अल्लाह ताला मास्टर करीमू को मरने के बाद करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बल्कि जन्नत का दारोगा ही बना डाले। उनकी इंसाफ का तरीका भी सबसे निराला है। वो बाकायदा अदालत लगाते हैं जहां मुजरिमों को उनके सामने हाजिर किया जाता है। करीमू खान जज के फराइज अंजाम देते हैं और मुजरिमों को उनके जुर्म के मुताबिक सजा सुनाते हैं। मसलन मामूली मुजरिमों को 2-4 बैत मारकर छोड़ देते हैं, बाज़ को सजाए कैद सुनाते हैं, यानी छुट्टी के बाद भी घंटा 2 घंटा स्कूल में ठहरना पड़ता है। बाज़ को सजाए कैद बामुशक्कत देते हैं, यानी छुट्टी के बाद स्कूल में ठहरने के साथ साथ सफाई सुथराई भी करनी पड़ती है। सबसे बदतरीन सज़ा फांसी की होती है। फांसी देने का तरीका ये होता है कि मुजरिम की टांगों में रस्सी बांधकर उसे उल्टा लटकाया जाता है। 2 मिनट में उसकी हालत गैर होने लगती है। आंखों तले अंधेरा छा जाता है, दिल धमाधम धड़कने लगता है। लेकिन क्या मजाल जो मास्टर करीमू खां के कानों पर जूं रींग जाए। इस खाकसार को भी फांसी का शर्फ हासिल हो चुका है। ये सब हमारे जानी दुश्मन मकसूदे उर्फ मकसूद चौधरी की मेहरबानी से हुआ। एक दिन मैं स्कूल के शहर में से गुजर रहा था। 2 लड़के भागते हुए मेरे पास आए और बोले, मास्टर करीम खां साहब ने कहा है कि छुट्टी हो गई है, घंटी बजा दो। मैंने बेफिक्र होकर घंटी बजा दी। इसके साथ ही लड़कों का एक गोल शोर मचाता हुआ निकला। अचानक जलजला सा आ गया। मेरा मुंह चरखे की तरह घूम गया और मैं लुढ़कने खाता हुआ दूर जा गिरा। मैंने बहुत मुश्किल से सर घुमाकर देखा। ये मास्टर करीमू खां थे जिन्होंने अभी चंद सेकंड पहले कोई 1.5 पाव का चाटा मुझे रसीद किया था। तुमने घंटी किसके हुक्म से बजाई है? उन्होंने गुस्से से पूछा। आपके हुक्म से, मैंने कपकपाती हुई आवाज में कहा। उन्होंने एक और 1.5 पाव का चाटा रसीद किया और धाड़े, क्या बकते हो? मेरी आंखों से पर्दा सा हट गया। मैं साफ तौर से जान गया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है और इसमें मकसूदे का हाथ है। करीमू खां चीख कर बोले, अब कुतुब मीनार बने हुए क्यों खड़े हो? बकते क्यों नहीं? मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन बदहवासी में कुछ भी तो न कह सका। मास्टर करीमू खां की मूंछें गुस्से से भड़क रही थीं और मेरा दिल धड़ धड़ धड़क रहा था। इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। करीमू खां शाहाना अंदाज में बोले। जब मुझे उजट किस्म के लड़के खींचते हुए ले जा रहे थे तो रूफी ने मेरे कान में कहा, मुझे तुम्हारे बेकसूर होने का पूरा यकीन है, घबराना मत। हर मोमिन की जिंदगी में आजमाइश की घड़ी आती है। मेरी हिम्मत एकदम बढ़ गई और मैं यूं अकड़ अकड़ कर चलने लगा जैसे मेरी ताजपोशी होने वाली है। न जाने मैंने क्या कुछ कहा, लेकिन करीमू खां ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मैंने एहतजाज किया, इस पर वो और बिगड़े। वहीं बैत मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ दी और मुझे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया गया। जब मैं फांसी से उतारा गया तो बहुत देर तक मेरे होशो हवास दुरुस्त न हुए। मकसूद चुपके चुपके मुस्कुराता रहा। मैं जानता था कि ये सारी गड़बड़ इसी ने की है। रूफी दांत पीस कर बोला, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसा दुश्मन नसीब न करे। जब वो गर्दन अकड़ाए हुए हमारे पास से गुजरा तो अनवर मोटू नफरत से बोला, शक्कर भूतों की, दिमाग शैतानों का। उसी शाम मेरे कमरे में मीटिंग हुई। रूफी ने कहा, अगर इस शरारत का बदला न लिया तो रूफी नाम नहीं बल्कि मेरा नाम पलट कर फेरो रख देना। अचानक मोटू जोर से बोला, भाई वाह, क्या मंसूबा जहन में आया है, और उसका नाम है प्लान 00। इकबाल उर्फ भालू खास कर बोला, भाई जरा सिलीस उर्दू में बोलो। मोटू बोला, हम उसके जहन में ये बिठा दें कि वो बहुत ही लायक लड़का है, उसे पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं, वो पढ़े बगैर ही अव्वल आ जाएगा और उसका नतीजा ये होगा। मैंने कहा, वो तो वैसे ही फिसड्डी है, इस फजूल स्कीम से फ़ायदा। रूफी जल्दी से बोला, जब हम बोला करें तो टोका मत करो, समझे बुद्धू। इन तीनों ने जोर शोर से इस प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया। मकसूदे को क्लास का मॉनिटर बनवाया गया, क्रिकेट टीम का कप्तान भी, और न जाने क्या क्या। नतीजा निकल आया। मैं अपनी जमात में सोम आया। अनवर मोटू और भालू भी पास हो गए। रूफी रियायती नंबरों से पास हो गया। हमारा जानी दुश्मन मकसूद फेल हो गया। हेड मास्टर साहब ने कहा, मकसूद फेल होने वालों में अव्वल नंबर पर है, उसके हर मजमून में 00 नंबर आए हैं। हमें अपने पास होने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी मकसूदे के फेल होने की। रूफी हमसे बार बार कहता, कसम से दिल में ठंडक पड़ गई। फिर वो मकसूदे के पास पहुंचा और बहुत राजदारी से बोला, अभी घर मत जाना, बल्कि किसी पार्क में छुप जाओ, शाम तक चौधरी साहब का गुस्सा कम हो जाएगा।
बल्कि वो तुम्हारे लिए इतने फिक्रमंद होंगे कि सब कुछ भूल भाल जाएंगे। मोटू ने मशवरा दिया, तुम पार्क की बारादरी में छुप जाओ, वो सबसे महफूज जगह है। और उस बेवकूफ़ ने हमारी बात पर पूरी तरह अमल भी किया। जब हम चौधरी साहब के मकान के पास से गुजर रहे थे तो वो हमें देख कर बोले, क्यों मियाँ, नतीजा निकल आया तुम्हारा? रूफी फ़ख्र से बोला, हम सब पास हो गए हैं जी। और मकसूद का क्या रहा? चौधरी साहब ने पूछा। रूफी ने कहा, मास्टर करीम खां बता रहे थे कि वो स्कूल में अव्वल आया है। मैंने रूफी को टहोका दिया। वो बिगड़ कर बोला, देखो जी, जब मैं बोला करूं तो तुम टोका मत करो। चौधरी साहब खुशी से फूले न समाते थे। वो मूछों पर ताव देकर बोले, तुम गुलजार हलवाई के पास से गुजरो तो उसे 5 से लड्डू का कह देना। मैंने रूफी से इस हिमायत की वजह दरियाफ्त की तो वो बोला, कल ही की तो बात है कि उसने तुम्हें फांसी दिलवाई और आज तुम उसकी पिटाई का मौका हाथ से जाने दे रहे हो। मकसूदे के अव्वल आने की खबर पूरे शहर में बिजली की तरह फैल गई। रूफी ने 2 रुपए देकर डाकिये को ताकीद कर दी थी कि हर घर में घंटी बजा बजा कर मकसूदे की खबर भी सुनाता जाए। हम कुछ घंटे या 1.5 घंटे बाद चौधरी साहब के घर के पास से गुजरे। वो दरवाजे पर मोंढा बिछाए बैठे थे। रूफी को देखकर चौधरी साहब ने कहा, मकसूद अभी तक नहीं आया? रूफी ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, जी वो मार के डर से नहीं आ रहा है और बाकी बारादरी के अंदर छुपा हुआ है। चौधरी साहब ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों भला? रूफी बोला, मास्टर करीम खां ने कहा था कि मकसूद फेल होने वालों में अव्वल नंबर आया है, उसके हर मजमून में 0 नंबर आए हैं। चौधरी साहब का मुंह लटक गया। हमने मकसूदे की तलाश में चौधरी साहब की पूरी मदद की और उसको बाग के उस कोने से ढूंढ निकाला जहां कुछ देर पहले रूफी ने खुद उसे छुपाया था। उधर चौधरी साहब के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद गया। चौधरी साहब हर एक से कहते कहते थक गए कि मकसूद फेल हो गया है। गजब तो ये हुआ कि मुल्ला ला हौल वला भी मुंह मीठा करने पहुंच गए। जब उन्हें असल बात मालूम हुई तो गुस्से से बोले, अजी ला हौल वला, मैं तो पहले ही कहता था कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा बरखुरदार फेल होगा। उफ, ला हौल वला। उनके जाने के बाद चौधरी साहब बरस पड़े और मकसूदे की वो पिटाई की कि वो हफ्ते भर तक कमर सेंकता रहा। उस शाम जब हम रूफी के घर पहुंचे तो चचा शबेराती को मुंतजिर पाया। उनके तेवर बता रहे थे कि वो सख्त गुस्से की हालत में हैं। उन्हें हमारी शरारत का इल्म हो चुका था। चचा शबेराती गुस्से में धाड़े, ये क्या हरकत की तुमने? रूफी इनका जाहो जलाल देखकर थर थर कांपने लगा। उनकी आदत यह है कि 2-4 हाथ मारकर कहते हैं कि अब बोल। चचा जान, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ बेकसूर हूँ। चचा जान ने जलाल में आकर एक खौफनाक सी आवाज़ निकाली और इस जोर से हाथ घुमाया कि अगर रूफी के पड़ जाता तो वो ज़मीन में धंस जाता। लेकिन मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा कि चचा जान का हाथ रूफी के सर से गुजर गया और वो चक फेरी खाकर रह गए। उधर रूफी ने एक जोरदार चीख मारी और मेरे हाथों में झूल कर रह गया। हमने इस जोर शोर से फरियाद की कि दर दीवार हिल गए। चिड़ियाँ दरख्तों से उड़ गईं। मकान के बरामदे में से खवातीन दौड़ी हुई आईं। चचा शबेराती घबरा कर भाग निकले। हाय, मरने वाला बहुत खूबियों का मालिक था। अनवर मोटू चीख चीख कर मसीहा पड़ने लगा। रूफी आंख खोलकर बोला, इतनी जोर से मत रो कि मुझे हंसी आ जाए। और भालू, तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो? याद रखो, होश में आकर सबसे पहले तुम्हारी ठुकाई करूंगा। मोटू ताज्जुब से बोला, ओहो, तो तुम अभी जिंदा हो? लानत है ऐसी जिंदगी पर, तुम जीकर क्या करोगे? तुम्हें तो ढंग से मरना भी नहीं आता। रूफी ने फिर आंखें बंद कर लीं। खवातीन हमारे पास आ गईं और रोने पीटने में शरीक हो गईं। तब मैंने आहिस्ता से कहा, शायद बेहोश हो गया है, इसे जूता सुंघाओ। मोटू ने बुसूरते हुए कहा। मैंने उसे डांटा, बेवकूफ़, मरीज को दूध जलेबी खिलानी चाहिए। रूफी कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, हाँ हाँ, मुझे दूध जलेबी खाकर ही होश आएगा। रूफी की दादी जान ने 10 का नोट भालू को दिया और उसके लिए जलेबियाँ मंगवाई गईं। वो रास्ते में पाव भर जलेबियाँ तो वैसे ही उड़ा गया। बदकिस्मती से चचा शबेराती भी इधर आ निकले। दादी ने उन्हें खूब डांटा। आखिर उन्हें जान बचाकर दोबारा फरार होना पड़ा। वो दिन और आज का दिन, चचा शबेराती जब भी पिटाई करने की कोशिश करते हैं तो पहले इधर उधर देख लेते हैं। आज भी उन्हें शुबा है कि थप्पड़ नहीं लगा था और रूफी ने सब ड्रामे किया था। लेकिन रूफी का इसरार है कि वो पिटने के बाद बेहोश हुआ था।